तो दुबई, एक ऐसा शहर जिसे दुनिया के सबसे सुरक्षित और शानदार शहरों में गिना जाता है। लेकिन इसी शहर का एक दूसरा चेहरा भी है, जो वैश्विक अवैध संपत्ति के लिए एक तरह से सेफ हेवन का काम करता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी कमाल के पैराडॉक्स या यूं कहें कि विरोधाभास को डिकोड करेंगे, बिना किसी बायस के, सिर्फ फैक्ट्स के आधार पर। चलिए सीधे इस विरोधाभास की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर ये काम कैसे करता है। देखिए, ये कॉन्ट्रास्ट सच में हैरान करने वाला है। एक तरफ अगर कोई छोटी मोटी चोरी करता है तो उसे तुरंत जेल हो जाती है, या सिर्फ 5 ग्राम ड्रग्स के लिए भी सीधे मौत की सजा का प्रावधान है। लेकिन दूसरी तरफ $26 बिलियन की धोखाधड़ी करने वाले मास्टरमाइंड या ग्लोबल कार्टेल्स वहां खुलेआम और बेहद लग्जरी में रहते हैं। मतलब एक ही शहर में नियमों का इतना अलग अलग पैमाना। इसे और अच्छे से समझने के लिए OCCRP की दुबई अनलॉक्ड रिपोर्ट का डेटा देखते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक दाऊद इब्राहिम जैसे वांटेड अपराधियों ने वहां कितनी संपत्ति जमा की है? लगभग 42,900 करोड़ रुपए। सोचिए, इतना विशाल अमाउंट सीधे वहां के चमचमाते टावर्स में इन्वेस्ट कर दिया गया। ये साफ दिखाता है कि बिना किसी खास रुकावट के दुनिया भर का पैसा वहां कैसे पहुंचता है और सेफ रहता है। अब दिमाग में ये सवाल आना लाजमी है कि ऐसा सिस्टम बना ही क्यों? इसके लिए हमें थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। बात 1920 और 30 के दशक की है। 1929 में जब लैब में बने मोतियों का आविष्कार हुआ तो इस शहर का मुख्य व्यापार पूरी तरह से ढह गया। फिर आया 30 के दशक का भयंकर अकाल, और बदकिस्मती देखिए, जब पड़ोसी देशों में बड़े पैमाने पर तेल के भंडार मिल रहे थे, तब यहाँ नाम मात्र का भी तेल नहीं निकला। तो 1958 में जब शेख राशिद ने सत्ता संभाली तो उनके हाथ में कोई चमकता हुआ शहर नहीं था, बल्कि एक ऐसा शहर था जो पूरी तरह से दिवालिया और बेहाल हो चुका था। और यहीं पर सामने आती है एक क्लासिक ट्रॉली प्रॉब्लम। एक लीडर के तौर पर आप क्या करेंगे? क्या आप अपने शहर के लोगों को भूखा मरने देंगे, या फिर सरवाइव करने के लिए एक शैडो इकोनॉमी या अवैध व्यापार का रास्ता चुनेंगे? सच कहूं तो इसी एक फैसले ने आज के आधुनिक दुबई की नींव रखी। शेख राशिद ने एक बहुत ही प्रैक्टिकल और बोल्ड फैसला लिया। उन्होंने स्थिति को छुपाया नहीं, बल्कि 1958 में ब्रिटिश अधिकारियों के सामने खुलेआम मान लिया कि दुबई हशीश और अफीम की तस्करी पर जिंदा है। उन्होंने बस सर्वाइवल के लिए अपनी सीमाएं हर तरह के व्यापार के लिए पूरी तरह से खोल दी। फिर एक बड़ा मौका तब आया जब भारत ने आज़ादी के बाद सोने पर भारी प्रतिबंध लगा दिए। इस शहर ने इसका पूरा फायदा उठाया। उन्होंने एक नो क्वेश्चंस आस्क्ड यानी कोई सवाल नहीं की पॉलिसी बनाई। अपनी खाड़ी को गहरा करने के लिए लोन लिया ताकि बड़े जहाज आ सकें, और देखते ही देखते ये शहर दुनिया की गोल्ड स्मगलिंग कैपिटल बन गया। महज $35 के लीगल सोने को बेस बनाकर उन्होंने अपनी डूबती अर्थव्यवस्था को एक विशाल जीवन रक्षक साम्राज्य में बदल दिया। तो ये जो सर्वाइवल की एक मजबूरी थी ना, वही आगे चलकर प्राइवेसी और सीक्रेसी का एक फुल प्रूफ ब्लूप्रिंट बन गई। आज का सिस्टम देखिए कितना स्मूथ है। स्टेप 1, पैसा नकद या क्रिप्टो के रूप में लाया जाता है। स्टेप 2, उस पैसे से अपारदर्शी शेल कंपनियों के जरिए रियल एस्टेट खरीदा जाता है। और स्टेप 3, प्रॉपर्टी खरीदते ही एक गोल्डन वीजा और कानूनी सुरक्षा मिल जाती है। मतलब पैसा किसी भी सोर्स से आया हो, वो एक झटके में पूरी तरह से लीगल और सुरक्षित एसेट में बदल जाता है। इसका एक बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल है तथाकथित क्रिप्टो क्वीन रुजा इग्नाटोवा। उनके पास लगभग $4 बिलियन का फ्रॉड का पैसा था, और हैरानी की बात यह है कि ये पैसा हर जांच को आसानी से चकमा देते हुए सीधे वहां के हाई एंड लग्जरी अपार्टमेंट्स में इन्वेस्ट हो गया। ये बताता है कि ये सिस्टम कितने सुचारू रूप से और बिना सवाल किए काम करता है। ये पूरा इकोसिस्टम टिका है कुछ खास पिलर्स पर, जैसे 100% विदेशी ओनरशिप, जीरो कॉर्पोरेट टैक्स, अपारदर्शी रिकॉर्ड, और सबसे बड़ी बात, दुनिया के सिर्फ 27 देशों के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी या प्रत्यर्पण संधियां होना। वहीं रियल एस्टेट डेवलपर्स भी हमारा इससे कोई लेना देना नहीं वाली पॉलिसी फॉलो करते हैं। इसी वजह से इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को अक्सर वहां एक खामोश दीवार का सामना करना पड़ता है। लेकिन खैर, ग्लोबल प्रेशर को हमेशा के लिए तो इग्नोर नहीं किया जा सकता ना, और यही हुआ हाल ही के सालों में। मार्च 2022 में जब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने इस शहर को अपनी ग्रे लिस्ट में डाल दिया, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग था। विदेशी निवेश खतरे में आ गया। लेकिन सिस्टम ने बहुत तेजी से रिएक्ट किया। बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई,
2023 में 5,300 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की गईं और इतने तेज सुधार हुए कि फरवरी 2024 तक उन्हें इस लिस्ट से हटा भी दिया गया। अपनी ग्लोबल इमेज बचाने के लिए सरकार ने रातों रात बहुत सख्त कदम उठाए। एक डेडिकेटेड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग डिपार्टमेंट बनाया गया, ट्रांजैक्शंस की रियल टाइम मॉनिटरिंग शुरू हुई और अधिकारियों को सीधे संपत्तियां जब्त करने का अधिकार दे दिया गया। जिन सेक्टर्स जैसे कि रियल एस्टेट और क्रिप्टो को पहले नजरअंदाज किया जा रहा था, अब उन पर कड़ी नजर रखी जाने लगी। अब इस पूरे एनालिसिस के आखिरी और शायद सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, धन की नैतिकता यानी मोरालिटी ऑफ वेल्थ। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटे तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न नजर आता है। लंदन को ही देख लीजिए, कहा जाता है कि दुनिया के 40% काले धन का बेस वहां है, जिसकी नींव औपनिवेशिक लूट पर रखी गई। स्विट्जरलैंड ने युद्ध की संपत्ति और सख्त बैंकिंग गोपनीयता का सहारा लिया। देखा जाए तो इस शहर ने कोई नया रास्ता नहीं चुना, बल्कि उसी पुराने ऐतिहासिक ब्लूप्रिंट को डिकोड किया है, जिसका इस्तेमाल इन बड़े शहरों ने आधुनिक नैतिकता लागू होने से बहुत पहले किया था। असल में साफ सुथरी प्रणालियां किसी भूखे शहर को नहीं बचा सकती। जब बात सर्वाइवल की हो तो काम आती हैं कुशल या एफिशिएंट प्रणालियां। एक साम्राज्य बनाने की क्रूर सच्चाई यही है कि आर्थिक अस्तित्व और विकास हमेशा अपना रास्ता बना लेते हैं, भले ही वो रास्ता नैतिक आदर्शों पर खरा न उतरे। तो अंत में ये सब हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या इस शहर का ये विरोधाभास कोई अनोखी बात है, या फिर ये सिर्फ इस कड़वी सच्चाई का एक शीशा है कि एक ग्लोबल फाइनेंशियल हब बनाने की असली कीमत आखिर क्या होती है? क्या दुनिया पर राज करने वाले सिस्टम्स में एफिशिएंसी हमेशा मोरालिटी से पहले आती है? इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा।